भारत ने एक बड़ा हमला फेल कर दिया है। जानेंगे यूएन ने ये कौन सी बात नई निकाल कर सामने रख दी है। तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में नरक के द्वार खोल देंगे, ये हमास को धमकी दे दी है नेतन्याहू ने। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने गाजा में डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को हमास को सीधी धमकी दी है कि अगर सभी बंधकों को वापस नहीं किया गया तो गाजा में नर्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नेतन्याहू ने रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एक संयुक्त बयान में ये बात कही। रूबियो इजराइल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी। संयुक्त बयान में नेतन्याहू ने कहा कि हमारी एक साझा रणनीति है और हम इस रणनीति का विवरण हमेशा जनता के साथ साझा नहीं कर सकते, जिसमें यह भी शामिल है कि नरक के द्वार कब खोले जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे सभी बंधकों को अंतिम बंधक तक रिहा नहीं किया जाता है तो वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। इसके पहले ट्रंप ने पिछले सप्ताह व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अगर शनिवार को 12 बजे तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करता है तो गाजा में नर्क मचा देना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि यह फैसला इजराइल को करना है। नेतन्याहू ने रविवार को बयान में कहा कि हम गाजा में हमास की सैन्य क्षमता और उसके राजनीतिक शासन को खत्म कर देंगे। हम अपने सभी बंधकों को वापस लाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि गाजा फिर कभी इजराइल के लिए खतरा न बने। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा पर अमेरिका का स्पष्ट समर्थन हमें उन उद्देश्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद करेगा और हमें एक अलग भविष्य के लिए रास्ते पर ले जाएगा। ट्रंप ने हाल ही में सुझाव दिया था कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और इसे विकसित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि गाजा में रहने वाले 20 लाख फिलिस्तीनियों को दूसरे देशों मिस्र और जॉर्डन में बसा देना चाहिए। ट्रंप के इस प्रस्ताव पर मिस्र और जॉर्डन समेत अरब मुस्लिम देश भड़क गए थे, इसे सिरे से खारिज कर दिया गया था। रूबियो ने रविवार को स्वीकार किया कि गाजा के लिए ट्रंप के प्रस्ताव ने कई लोगों को चौंकाया और आश्चर्यचकित किया होगा, लेकिन साथ ही कहा कि राष्ट्रपति ने गाजा के भविष्य के बारे में अपने विचार को लेकर बहुत ही साहसिक रूप अपनाया है। इसमें अतीत के पुराने विचार नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा जो साहसिक है, जिसके लिए स्पष्ट रूप से साहस और दूरदर्शिता की जरूरत है। रूबियो ने कहा कि हम वही चक्र जारी नहीं रख सकते हैं जिसे हम बार बार दोहराते हैं और उसी जगह पहुंच जाते हैं। हमास एक सैन्य और सरकारी बल के रूप में जारी नहीं रह सकता, उन्हें खत्म किया जाना चाहिए और जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की पहली प्राथमिकता है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को घर वापस लाना चाहिए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को धमकी दिया है। लेबनान के सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने कहा है कि इजराइल को युद्ध विराम की शर्तों का सम्मान करते हुए 18 फरवरी तक अपनी सेना को वापस बुला लेना चाहिए। कासिम ने फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल अक्टूबर में इजराइल ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए लेबनानी जमीन पर हमला किया था। नवंबर में हुए युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान से वापस जाने के लिए 60 दिन दिए गए थे। हालांकि तय समय सीमा ये नहीं हो सका और डेडलाइन को 18 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इजराइल ने लेबनान में 5 जगह अपने सैनिक 18 फरवरी के बाद भी बरकरार रखने की बात कही है। इस पर हिजबुल्लाह भड़क गया है और इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दे दी है। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने टीवी भाषण में कहा कि इजराइल को 18 फरवरी को पूरी तरह से वापस जाना ही होगा, उसके पास रुकने का कोई बहाना नहीं बचा है। सीज फायर समझौते में कोई 5 बिंदु शामिल हैं जहां वह रुकने की बात कहें। 18 फरवरी के बाद लेबनानी धरती पर इजराइल की सैन्य उपस्थिति को कब्जा करने वाली सेना माना जाएगा। हर कोई जानता है कि ऐसी सेना से कैसे निपटा जाता है। तो यहाँ इजराइल के सामने दो संकट है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक ISIL यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत ने भारत में बड़े पैमाने पर हमले करने की योजना बनाई, लेकिन मोदी सरकार की सतर्कता के कारण ये योजना नाकाम हो गई। ये रिपोर्ट 16 फरवरी साल 2025 को जारी की गई। यहाँ इस बात का ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ में बड़ी बात ये कही गई कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय खतरा बन
गया है। भारत ने पहले भी कई आतंकवादी हमलों का सामना किया है, जैसे कि 2008 का मुंबई हमला, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों का हाथ था। हालांकि ISIL की भारत में बढ़ती मौजूदगी 2010 के दशक के अंत से चिंता का विषय बनी। रिपोर्ट में बताया गया कि ISIL ने भारत में बड़े पैमाने पर हमलों की योजना बनाई थी, जो कि मोदी सरकार की सतर्कता और सुरक्षा उपायों के कारण नाकाम हुई। भारत की खुफिया एजेंसी जैसे कि रो और IB ने ISIL के नेटवर्क को ट्रैक करने और ध्वस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना साझा करने और संयुक्त ऑपरेशन में भाग लेकर आतंकवादी खतरों का मुकाबला किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बलों ने घरेलू स्तर पर सुरक्षा को मजबूत किया है। मोदी सरकार ने इस सफलता को अपनी कड़ी सुरक्षा नीतियों की पुष्टि के रूप में पेश किया, जो कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनकी प्रतिबद्धता को दिखलाता है। भारतीय राजनीति में ये रिपोर्ट सरकार के पक्ष में एक मजबूत बिंदु के रूप में उभर सकती है, खासकर चुनावी समय में जब आंतरिक सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा होता है। इस खबर के बाद मीडिया ने व्यापक रूप से इस मुद्दे को कवर किया, जिसने जनमत को सरकार की सुरक्षा नीतियों के प्रति अधिक समर्थन दिया। ISIL ने 2014 में खुद को एक खलीफा के रूप में घोषित किया था, जिसका उद्देश्य शासन क्षेत्र को बढ़ाना और एक इस्लामिक राज्य स्थापित करना। सीरिया और इराक में कई शहरों पर कब्जा करके उन्होंने स्थानीय प्रशासन स्थापित किया, हालांकि बाद में अधिकांश क्षेत्र खो दिया। ISIL ने फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके अपने प्रोपेगेंडा को फैलाया, नए सदस्यों की भर्ती करी और ऑनलाइन हमलों के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो, मैगजीन का उत्पादन किया जो उनकी विचारधारा को प्रचारित करते थे। ISIL ने सुसाइड बॉम्बिंग हमले, गुरिल्ला युद्ध का उपयोग कर अपने प्रतिद्वंदियों को कमजोर करने के लिए किया। वे अक्सर हिट एंड रन टैक्टिक्स का उपयोग करते हैं, जिसमें हमला करते हैं, तुरंत निकल जाते हैं। जिन क्षेत्रों को वो नियंत्रित करते हैं वहां से टैक्स वसूली करते हैं, तेल की बिक्री करते हैं, अवैध व्यापार से राजस्व प्राप्ति करते हैं। वे अपहरण कर रैंसम मांगते हैं, साथ ही सहानुभूति रखने वालों से चंदा भी लेते हैं। ISIL ने अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य क्षेत्रों में सहयोगी संगठनों की स्थापना की है, उन्हें अपने छत्र के नीचे लाया है, जिससे वैश्विक पहुंच बढ़ी है। लोन वुल्फ हमले वे वैश्विक स्तर पर एकल आतंकवादी हमलों को प्रेरित करते हैं, अकेले भेड़िए के रूप में कार्य करते हैं। वे इस्लाम की एक विशेष व्याख्या का प्रचार करते हैं, जो उन्हें कुछ समुदायों में समर्थन प्राप्त करने में मदद करता है। कुछ क्षेत्रों में उन्होंने सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके लोगों का समर्थन हासिल किया है। ISIL ने अपने संगठन को विकेंद्रीकृत किया है ताकि किसी एक नेतृत्व की हानि से संगठन को पूरी तरह से नुकसान न हो। अपने क्षेत्रीय नियंत्रण कम होने के बाद वे अब फिर से गुरिल्ला और आतंकवादी हमलों की ओर लौट आए हैं। ये तो भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि भारत ने इसे अब नाकाम करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इन चीजों में सक्षम हो पाया है और खुद UN की रिपोर्ट ने इस बात को कहा है कि भारत की जो एजेंसियों ने बहुत ही अच्छा काम किया, जिसकी वजह से भारत ये सब कुछ कर पाया है। UN का ये खुलासा भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, लेकिन ये भी तय है कि अब धीरे धीरे ये चीजें भारत तक फैल रही है, जो आने वाले बड़े खतरे को भी बता रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।